विश्वविख्यात पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जिनका जीवन स्वयं में मानव के लिए शिक्षा ग्रंथ था, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की पाठ की श्रृंखला में प्रस्तुत है उनकी प्रख्यात पुस्तक वेशभूषा शालीन ही रखिए की ऑडियो रिकॉर्डिंग। वेशभूषा शालीन ही रखिए। हमारा स्वास्थ्य जिस प्रकार आहार पर निर्भर है, उसी प्रकार वस्त्रों पोशाकों का भी उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। पर लोगों ने इस समय इस दृष्टिकोण को बिल्कुल भुला रखा है। वे पोशाक का उद्देश्य लज्जा निवारण या शान शौक मात्र समझते हैं। अब तो धीरे धीरे यह मानव जीवन का ऐसा अविच्छिन्न अंग बन गई है कि हम वस्त्रहीन मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकांश लोग तो इसे इतना ज्यादा महत्व देते हैं और ऐसा अनिवार्य समझते हैं मानो मनुष्य वस्त्रों सहित ही पैदा हुआ है और उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। पर सच तो यह है कि मनुष्य नंगा ही पैदा हुआ है और हजारों वर्ष तक यह उसी दशा में प्रकृति माता की गोद में निवास कर चुका है। उस समय उसका चमड़ा भी कुछ कड़ा था। बहुत अधिक ठंडे स्थानों के निवासी चाहे शीत के प्रकोप से बचने के लिए भालू आदि जैसे किसी पशु के चर्म का उपयोग भले ही कर लेते हों, अन्यथा उस युग में सभी मनुष्य दिगंबर अवस्था में ही जीवन यापन करते थे। फिर जैसे जैसे रहन सहन के परिवर्तन से शारीरिक अवस्था में अंतर पड़ता गया और लिंग भेद सेक्स संबंधी मनोवृत्तियां वृद्धि पाती गईं, मनुष्य लंगोटी कटी वस्त्र आदि पहनने लग गए। जब जीवन निर्वाह के साधन बढ़ गए और अनेक लोग अपेक्षाकृत आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगे, तो ठंडे देशों में उनको देह की रक्षा के लिए किसी प्रकार के वस्त्र पहनने की आवश्यकता जान पड़ने लगी। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ गई और आज पोशाक ने सजावट और शौक का ही नहीं, मान मर्यादा का रूप भी ग्रहण कर लिया है। वस्त्रों से मनुष्य के छोटे बड़े गरीब अमीर होने का पता लगता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के धर्म देश तथा जाति की बहुत कुछ जानकारी पोशाक द्वारा हो जाती है। मजदूर, दफ्तरों के क्लर्क, व्यापारी आदि की पहचान भी प्रायः उनके कपड़ों से की जा सकती है। इस समय एक दृष्टि से पोशाक का यह रिवाज मनुष्य के जीवन में ऐसा घुल मिल गया है कि आरोग्य की दृष्टि से उस पर निरपेक्ष भाव से विचार कर सकना बड़ा कठिन है। यूरोप का नग्न संप्रदाय। इस समय में भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग अनावश्यक और हानिकारक समझते हैं और सर्वथा नग्न रहना ही सर्वोत्कृष्ट बतलाते हैं। कौतूहल की बात यह है कि ये जंगली या अर्ध सभ्य जातियों के लोग नहीं हैं, वरन यूरोप अमेरिका के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त तथा पूर्ण विचारशील व्यक्ति हैं। उनका कथन है कि प्रकृति ने मनुष्य को नंगा ही पैदा किया है और उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास सदैव इसी अवस्था में रहने से जितना अधिक हो सकता है, उतना वस्त्रों से ढके दबे रहने में कभी भी नहीं हो सकता। जर्मनी में तो 100 वर्ष पूर्व ऐसे विचार वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी अलग बस्तियां बना ली थीं, जिनमें सैकड़ों या हजारों स्त्री पुरुष बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। जब वे लोग कार्यवश उस बस्ती से बाहर शहर या कस्बों में जाते थे, तो शरीर पर एक लंबा सा कुर्ता या चोगा पहन लेते थे, पर भीतर नंगे ही रहते थे। इन लोगों ने अपना एक पृथक सिद्धांत ही चला दिया था, जिसका नाम म्यूडिज्म था।
पिछले 100 वर्षों में इसका प्रचार अनेक छोटे बड़े देशों में न्यूनाधिक परिणाम में हो गया था और अनेक लोग निजी निवास स्थानों के भीतर काफी समय तक नंगे रहते थे। यूरोपीय देशों में नग्नता सभ्यता के विरुद्ध मानी जाती है और वहां यदि कोई सार्वजनिक स्थानों में नग्न होकर निकले तो वह राजकीय कानून से दंडित होता है। इसलिए यह संप्रदाय सामान्य जनता में अधिक प्रगति न कर सका और जर्मनी के सिवाय अन्य देशों में विचार क्षेत्र के अतिरिक्त व्यावहारिक रूप में उसका बहुत ही कम प्रचार हो सका। दर्शकों ने ऐसे लोगों की बस्तियों के जो वर्णन लिखे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग प्रायः उच्च कोटि के विद्वान या विचारक नहीं होते थे, वरन सामान्य कोटि के व्यक्ति ही होते थे जो नग्नवाद के तर्कों से प्रेरित होकर भावुकता या सनक के वशीभूत होकर उनमें सम्मिलित हो जाते थे। इन लोगों में एक बड़ा भाग ऐसे व्यक्तियों का भी होता था जो बीच बीच में कुछ दिनों के लिए उन बस्तियों में जाकर नग्नावस्था में रहते थे और फिर नगरों में लौटकर सामान्य अवस्था में रहकर अपना धंधा रोजगार करते थे। जहां तक विदित हुआ है, इस संप्रदाय का उद्देश्य परोक्ष रूप से व्यभिचार या दुराचार को उत्तेजना देना नहीं था, जैसा हमारा देश वाम मार्ग, भैरवी चक्र आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग मुख्यतः स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से ही इस प्रकार का आचरण करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुयायियों की सम्मति। प्राकृतिक चिकित्सा के ग्रंथों में वस्त्रों की पूर्ण सादगी पर बल दिया है। कहा है कि वस्त्र यथासंभव कम और हल्के होने चाहिए, जिससे बदन को वायु और प्रकाश मिलता रहे, क्योंकि मनुष्य का चर्म भी प्राणप्रद वायु को भीतर खींचता और दूषित तत्वों को बाहर निकालता रहता है। इससे शारीरिक विकारों की बहुत कुछ शुद्धि हो जाती है और शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पर जो लोग फैशन के ख्याल से एक के ऊपर एक कई कपड़े पहनते हैं अथवा ठंड से डरकर मोटे मोटे ऊनी सूती बनियान, जर्सी, कमीज, कोट, ओवरकोट आदि लादे रहते हैं, वे वायुमंडल में व्याप्त प्राण शक्ति से बहुत कुछ वंचित ही रह जाते हैं। जो लोग शौक या दिखावे के लिए बहुत चिकने चमकीले कपड़े पहनने की हिर्स करते हैं, उनके बदन में बाहर की हवा बिल्कुल नहीं लग पाती और शरीर के भीतर से जो विकार निकलते हैं वे चर्म पर ही सूख कर तरह तरह के दोष उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से विचार करते हुए एक लेखक ने उपयोगी ढंग के वस्त्रों का विवेचन करते हुए कहा है, यह बात बड़े महत्व की है कि हम ऐसे कपड़े पहने और उन्हें इस तरह से बनवाएं कि जहां तक हो सके अधिक हवा और रोशनी शरीर तक पहुंचती रहे। खाल में होकर जो दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और शुद्ध वायु छिद्रों में प्रवेश करती है, उस क्रिया में बाधा न पड़े। अतएव हमारे वस्त्र ढीले, पतले व जालीदार होने चाहिए। आजकल बाजार में बहुत से इस प्रकार के कपड़े बिकते हैं जो जालीदार व पतले होते हैं, जैसे डोरिया, तंजेब, मलमल, खादी आदि। इनमें से हर मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार कम या ज्यादा कीमत के वस्त्र खरीद सकता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसे कपड़े न खरीदे जाएं जिनसे प्रकृति के उद्देश्य को हानि हो या परिवार पर बुरा असर पड़े। पोशाक न केवल जालीदार और पतली हो बल्कि ढीली भी होनी चाहिए। ऐसी पोशाक हरगिज न पहनी जाए जो बहुत चुस्त और कसी हुई हो, जैसे चूड़ीदार पायजामा या बिरजिस या तंग बनियान आदि।
ये शरीर को अपार हानि पहुंचाते हैं। हमको झूठे फैशन या रूढ़ियों का गुलाम न बन जाना चाहिए और न बहुत अधिक मूल्य वाले वस्त्रों में धन नष्ट करना चाहिए। हमको अपनी स्थिति के अनुसार प्रकृति के उद्देश्यों के अनुकूल वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बारीक कपड़े पहनने वाले नाजुक हो जाते हैं। यह बड़ी भूल है। मोटे कपड़े पहनने से कोई बलवान नहीं बन सकता। बात यह है कि कुछ लोग मोटे और भारी वस्त्र बर्दाश्त कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यह बात अपनी अपनी इच्छा और आदत पर निर्भर है। आजकल अनेक प्रकार के कपड़े चल रहे हैं जिनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हमारी सम्मति में ऊनी बनियान और बुश शर्ट या रुई की बंडी आदि बहुत हानिकारक है, क्योंकि ठीक खाल के पास ऊन या रुई का रहना बुरा असर डालता है। इससे खाल नाजुक व कमजोर हो जाती है। तंग और कसे हुए वस्त्र पहनने से दो प्रकार की हानियां विशेष रूप से होती हैं। एक तो उनके कारण त्वचा का मैल बाहर निकलने में बाधा पड़ती है और चर्म रोगों की वृद्धि होती है, और दूसरे रक्त संचार में विकृति उत्पन्न होती है। रक्त वाहिनी नलियां त्वचा के पास तक आती हैं और उनमें अबाध गति से शुद्ध रक्त संचरित होने से ही हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है। पर अनुपयुक्त वस्त्रों से दबाव पड़कर खून का दौरा उचित वेग के साथ नहीं हो पाता, जिससे शरीर में जड़ता, शिथिलता, कार्य क्षमता की कमी आदि दोष उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम वस्त्रों के दोष। आजकल रायन यानी नकली रेशम, प्लास्टिक आदि रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं वे इस दृष्टि से और भी आपत्तिजनक हैं। उनमें वायु जाने का गुण बिल्कुल ही नहीं होता या नाम मात्र को होता है। ऐसे वस्त्रों से गर्मियों में प्रायः इतना पसीना आता है कि तबीयत परेशान हो जाती है। कितने ही तरह के कपड़ों का मसाला भी ऐसा दोषपूर्ण होता है कि उससे अनेक प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक के बने कलाई घड़ियों के स्ट्रैप के प्रयोग करने से कितने ही लोगों के हाथ में सफेद दाग पड़ जाता है। जब इस तरह की बहुत शिकायतें हुई तो अब प्रचार कुछ कम हो गया है और धातु के बने स्ट्रैप काम में लाए जाने लगे हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं से बने कपड़े बहुत ज्वलनशील होते हैं। वे जरा सी अग्नि की लौ का स्पर्श पाते ही भग से जल उठते हैं और फिर किसी तरह जल्दी नहीं बुझाए जा सकते। मशाले के पिघल जाने से वे जलने के साथ ही शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे मनुष्य की प्राण रक्षा असंभव हो जाती है। आजकल इस प्रकार की दुर्घटनाओं में स्त्रियों के जलकर मरने की खबरें बहुत अधिक आने लगी हैं, क्योंकि ऊपरी चमक दमक के कारण इन वस्त्रों का प्रचार दिन दूना बढ़ता जा रहा है और बड़े घरों की महिलाएं ही नहीं, साधारण श्रेणी की स्त्रियां भी बड़ों का अनुकरण करने के लालच में इसी तरह के अधिक मूल्य वाले कपड़ों का प्रयोग करने लगी हैं। अभी कुछ ही पहले समय का समाचार है कि एक नवविवाहिता वधू ने चाय के लिए स्टोव जलाया। स्टोव में भटाका हो जाने के कारण नायलॉन की साड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली और बहू जलने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर पति आकर आग को बुझाने लगा। अज्ञानवश वह भी वैसे ही कपड़े पहने था और उसमें भी तुरंत आग लग गई। दोनों बुरी तरह जल गए और 2 दिन के भीतर दोनों का देहावसान अस्पताल में हो गया। पश्चिमी फैशन की नकल। हमारा देश
150 वर्ष अंग्रेजों की अधीनता में रहा है और उस बीच में उनकी श्रेष्ठता की छाप हमारे मन पर इतनी अधिक पड़ गई है कि यहाँ के लाखों करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक का पहनना बड़प्पन, सौभाग्य का चिन्ह समझने लग गए। एक समय था कि हर एक कोट पैंटधारी को उच्च अधिकारी और प्रभावशाली समझा जाता था और छोटे मोटे लोग उसे दूर से ही सलाम करते थे। इस परिस्थिति में अयोग्य लोगों में भी उनकी नकल करने की इच्छा होती थी ताकि पोशाक के जोर से वे भी थोड़े बहुत अंशों में अनजान व्यक्तियों की निगाह में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे यह मनोवृत्ति सर्वसाधारण में जड़ जमाती गई और आज ये स्थिति आ गई है कि अंग्रेजों का राज्य खत्म हो जाने पर भी उनकी पोशाक का प्रचार घटने के बजाय बढ़ता ही जाता है। हम ठीक हिसाब से तो नहीं बतला सकते, पर इतना अनुमान अवश्य है कि अंग्रेजी राज्य के समय जितने भारतवासी विदेशी पोशाक पहनते थे, आज उनकी संख्या दुगुनी अवश्य हो गई है। पहले कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यों से निजी संबंध रखने वाले ठेकेदार आदि कोट पैंट का ज्यादा उपयोग करते थे, पर अब सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारी, दफ्तरों में क्लर्क और हल्के काम करने वाले मजदूर तक पैंट बुश शर्ट का खुलकर प्रयोग करने लग गए हैं। यद्यपि कपड़ा और सिलाई की दृष्टि से पैंट का खर्च धोती अथवा पाजामा की अपेक्षा बहुत अधिक बैठता है और उसमें उठने बैठने की भी असुविधा रहती है, पर लोगों पर फैशन का भूत ऐसा सवार हुआ है कि वे खर्च, कठिनाई और विदेशीपन का कुछ भी विचार न करके उसी के पीछे लगे हुए हैं। इस प्रकार की फैशन प्रियता का एक नमूना कुछ वर्ष पहले देखने में आया था, जब कम उम्र के लड़के ही नहीं, बड़ी आयु के जवान और शिक्षित लोग भी सिनेमा के दृश्यों अथवा अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्रों वाले कपड़े पहनने लग गए थे। कपड़ों के कारखाने वाले तो लोगों की रुचि और धुन की परख करते हैं और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए फैशन के वस्त्र निकाला ही करते हैं। उन्होंने लोगों की इस मूर्खतापूर्ण सनक का खूब लाभ उठाया और 2-4 वर्ष बाजारों में ऐसे चित्रदार कपड़े खूब बिकते रहे और लोग इस उपहासास्पद पोशाक को बड़ी शान और शौकत समझकर काम में लाते रहे। हमको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पोशाक का राष्ट्रीयता से भी घनिष्ठ संबंध है। वस्त्रों से मनुष्य की जाति और देश का प्रकटीकरण होता है और जिन लोगों को अपनी जातीयता का अभिमान होता है, वे पोशाक की रक्षा प्राणपण से करते हैं। हमारे तो देशवासी इस तथ्य को भूलकर अंग्रेजी फैशन का अंधानुकरण करते हैं। उनको ये पता नहीं कि स्वयं अंग्रेज अपनी राष्ट्रीय पोशाक के विषय में कितने दृढ़ हैं। ये सभी जानते हैं कि भारतवर्ष इंग्लैंड की अपेक्षा बहुत कुछ गर्म देश है और इसलिए यहाँ की संस्कृति में वस्त्रों का प्रयोग कम ही करने को अच्छा बतलाया गया है। यहाँ शरीर पर केवल दुपट्टा यानी उत्तरीय वस्त्र डालकर बड़े बड़े उत्सवों समारोहों में भाग लेना भी हीनता का चिन्ह नहीं माना जाता। पर्वोत्सवों में तो आचार्य, पुरोहित आदि पूजनीय व्यक्ति अनिवार्य रूप से केवल 2 वस्त्र खंडों का ही उपयोग करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि इस देश की गर्म जलवायु में अधिक वस्त्रों का पहनना अनुपयोगी और असुविधाजनक ही सिद्ध होता है। पर इंग्लैंड की दशा इससे बिल्कुल भिन्न है। वह शीत प्रधान देश है और वहां वर्ष के अधिकांश महीनों में ठंड से बचने के लिए कई ऊनी कपड़े एक के ऊपर एक पहनते हैं।
सबसे नीचे बनियान, फिर कमीज, वास्कट, वेस्टकोट और कोट की वहां सामान्य पोशाक है। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो ऊपर से ओवरकोट और पहन लेते हैं। इंग्लैंड में तो यह आवश्यक और उपयोगी ही है, पर भारतवर्ष की आब हवा में, खासकर गर्मी की ऋतु में, इतने वस्त्रों की कदापि आवश्यकता नहीं, वरन सबसे बड़ी परेशानी होती है। अंग्रेज लोग अपनी राष्ट्रीयता के ख्याल से इस देश में रहते हुए भी गर्मी का कष्ट सह लेते थे। जब बहुत अधिक असुविधा होती थी तो ठंडे पहाड़ी स्थानों में चले जाते थे, पर कभी ये नहीं सोचते थे कि आव हवा के अनुकूल भारतीय पोशाक को काम में लाने लगें। इस संबंध में हमको एक घटना का स्मरण हो आता है। बंगाल में जिन दिनों राजनैतिक आंदोलन तेजी से फैला हुआ था, लॉर्ड कारमाइकेल वहां के गवर्नर होकर आए। वे स्वभाव से बड़े ही सज्जन और बंगाल के राजनैतिक असंतोष को कम करने के लिए उन्होंने भारतवासियों के साथ खूब मिलजुल कर रहना और प्रेम युक्त व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनका अनेक उच्च श्रेणी के भारतीयों से घनिष्ठ संबंध और मित्रता हो गई। एक बार जब गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी, एक भारतीय सज्जन उनसे मिलने गए। उन्होंने देखा कि गर्मी की अधिकता से वे बहुत परेशान थे और खस की टट्टी, पंखा आदि की व्यवस्था होने पर भी कलकत्ते की गर्मी में व्याकुलता अनुभव कर रहे थे। उन भारतीय सज्जन ने इस विषय की चर्चा छिड़ने पर कहा कि आप लोग तो गर्मी में भी इतने अधिक कपड़े क्यों पहने रहते हैं? अगर आप भारतवासियों की तरह कुर्ता धोती जैसी हल्की पोशाक पहन लेते तो गर्मी का इतना कष्ट न सहना पड़ता। लॉर्ड कारमाइकेल ने इस बात पर कुछ असंतुष्ट होने का भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या करें, हम मूर्ख हैं जो इतनी गर्मी में भी इतने वस्त्र पहने रहते हैं। इसका आशय यही था कि ये हमारी जातीय पोशाक है। इसी को देखकर लोग हमको अंग्रेज जान लेते हैं। अगर हम दूसरे देश की पोशाक धारण करने लगें तो हमारी जातीयता की पहचान और रक्षा कैसे हो सकेगी? इसलिए हम गर्मी का कष्ट सहन कर लेते हैं, पर अपनी पोशाक को नहीं त्यागते। इसके विपरीत हमारे देशवासी, क्या देश और क्या विदेश, हर जगह कोट पैंट की विदेशी पोशाक में रहना ही शान समझते हैं। इस नकलचीपन के लिए एकाध बार उनको राष्ट्र संघ की बैठकों में भी टोका गया है कि क्या आपकी अपनी राष्ट्रीय पोशाक और राष्ट्रीय भाषा नहीं है? हमारे देश में भी ऊंचे दर्जे के विद्वान और विचारक हुए हैं। वे भारतीय परिधान की महत्ता को समझने वाले और उसकी रक्षा करने वाले हुए हैं। इस विषय में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण बड़ा अनुकरणीय है। वे बंगाल में शिक्षा विभाग के एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिए गए थे, जिसके कारण उनको प्रायः बड़े अंग्रेज अधिकारियों से मिलना जुलना पड़ता था। बंगाल के गवर्नर के पास भी वे प्रायः जाया करते थे और गवर्नर साहब गुणों के कारण उनका बड़ा सम्मान भी करते थे। पर एक बड़े अफसर होते हुए भी वे सदा अपनी ठेठ देशी पोशाक, बगलबंद और धोती पहनकर रहते थे। एक बार यह कायदा बना दिया गया कि गवर्नर साहब के पास कोई देशी पोशाक में न जाए, वहां कोट पैंट पहनकर जाना ही आवश्यक है। जब विद्यासागर जी को इस नियम की सूचना मिली तो वे गवर्नर साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं आज अंतिम बार आपके पास आया हूं, अब मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकूंगा। गवर्नर साहब ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि किसी दशा में अपनी स्वदेशी पोशाक को नहीं छोड़ सकता
और आपके यहाँ कोट पैंट पहनकर आने का नियम बना दिया गया है। इसलिए आपके यहाँ मेरा आ सकना और अपने कर्तव्यों को पूरा करते रह सकना असंभव हो जाएगा। लॉर्ड साहब उनके जातीय अभिमान के भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा दे दी कि उक्त नियम आप पर लागू नहीं होगा। आप पूर्ववत देशी पोशाक में ही आते रहें। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक चोटी के विद्वान और भारत के सर्वमान्य नेता होते हुए भी महाराष्ट्रीय पोशाक में रहते थे और सदा धोती पगड़ी आदि ही पहना करते थे। जब उनको अपने मुकदमे के संबंध में विलायत जाना पड़ा तब भी उन्होंने इस नियम को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार मालवीय जी भारतीय पोशाक के परम भक्त थे और लंबा अंगरखा तथा सफेद पगड़ी एक प्रकार से उनकी प्रतीक बन गई थी। वे सदा बड़ी बड़ी सरकारी कौंसिलों और कमेटियों में बुलाए जाते थे, सदस्य बनाए जाते थे। अंग्रेज अधिकारियों से विशेष संबंध भी रहता था, पर उन्होंने एक दिन के लिए भी अपने नियत वस्त्रों के बजाय अंग्रेजी ढंग के कपड़े नहीं पहने। गांधी जी की विशेषता तो जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय आदर्श पालन करने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के लिए एक वस्त्र के अतिरिक्त सब कपड़ों का त्याग कर दिया था और विलायत में ब्रिटिश सम्राट के महल में निमंत्रित किए जाने पर भी उसी वेश में वहां गए। बादशाही महलों में पूरी पोशाक में ही जाने का नियम है और खुले पांव रहकर वहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने पर निषेध है। पर गांधी जी के लिए इस नियम को एक विशेष आज्ञा द्वारा हटा दिया गया और वे लंगोटी पहनकर ही सम्राट से मिले।